This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस हवाले से हुकूमती सतह पे भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में हम कमी देख रहे हैं। अगर मैं इस वक्त की बात करूं, इस माली साल के पहले 7 महीने के हवाले से बात करूं, तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हुई हैं। अगर ऐसे ही रहा तो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर शायद फिर हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स, टोटल बरामदात हमारी शायद 21-22 या मैक्सिमम 23 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँचेगी। फिर अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात करें तो एक तरफ से जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन हम 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की कमी देख रहे हैं। तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की कमी जो इस वक्त नोट की जा रही है टोटल एक्सपोर्ट्स में, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ बेहतर साइन नज़र नहीं आते। फिर अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स रहती है बाय एंड लार्ज 55% से ज़्यादा ही हमारी टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन रहता है टेक्सटाइल और क्लोथिंग का। तो इस वक्त की अगर इस पहले 7 महीने इस माली साल के अगर हम देखें, उसको एनालाइज करें, तजिया करें, तो टेक्सटाइल और क्लोथिंग की टोटल एक्सपोर्ट में तकरीबन 1 अरब डॉलर की हम कमी देख रहे हैं। ये कोई 7.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट रही है टेक्सटाइल और क्लोथिंग की इस माली साल के पहले 7 महीने में, जो अगर हम कंपैरिजन करें तो कोई 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। अगर 1 अरब डॉलर की कमी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में रही है तो इसकी क्या वजूहत ये है कि कपास की जो पैदावार है उसमें हम एक ड्रेस्टिक कमी देख रहे हैं। 9.6 मिलियन बेल्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स पाए जाते हैं कि आखिर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की कपास में जो पैदावार में इजाफा होना चाहिए तो उसमें हम कमी देख रहे हैं। एक वक्त था कि हमने पाकिस्तान में 15 मिलियन बेल्स तक की प्रोडक्शन देखी थी कॉटन की, उसको सस्टेन तो नहीं कर पाए, बस वो एक ही दफ़ा हमने फिगर्स देखी थी। उसके बाद ये क्यों नहीं उस सतह को टच कर पाई। और अगर इस वक्त की बात करें तो 9.6 मिलियन बेल्स, ये तो काफ़ी कंसर्न्स ज़ाहिर किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पे भी। और फिर अगर हम बात करें उन लोगों की जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एक्सपोर्ट में है। इसके अलावा अगर देखें तो हम कॉटन इंपोर्ट करने लगे हैं। अगर फार्मा प्रोडक्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं तो रॉ मटीरियल, उसका जो खाम माल आता है वो हम इंडिया से और चाइना से ही अक्सर यहाँ मंगवाते हैं। अब क्या अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल होगा वो हम इंडिया से ही मंगाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2 मिलियन बेल्स तक की बात की जा रही है कि हमने इंडिया से इंपोर्ट किए हैं। तमाम कंसर्न्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद अयूब खान साहब ने। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लतीफ़ टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के। अयूब साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको, मोस्ट वेलकम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है इफ्तिखार अहमद वोहरा साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, साबिक प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब, तशरीफ़ लाए। यू वेलकम। ये बताइएगा ये सब कि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो मुझे तो मौजूदा सूरत हाल टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से काफ़ी गंभीर नज़र आती है जी। मैं ठीक कह रहा हूँ या इसमें आप समझते हैं कि सदाकत? आप समझ लें कि आप गंभीर लफ्ज़ बहुत छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। इसका मकसद ये है कि इस टाइम समझ लें कि ऑलमोस्ट आपका पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डेथ बेड पे आ चुकी है। और अगर इस साल आपको इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि इस पर आवाज़ उठ रही है और इसके जो रिज़ल्ट हैं एक्चुअल में साल के एंड पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी 3 बिलियन डॉलर यानी 3.8 बिलियन डॉलर तकरीबन आपकी जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है, जो लास्ट ईयर 13.8 बिलियन डॉलर पे थी, वो 10 बिलियन डॉलर पे आ जाएगी। इसका मतलब है 100% श्योर नहीं 100%। लास्ट फिस्कल में भी हम 13.8 थे जो कि हम 15 पे नहीं पहुंच सके थे और वादे 20 के करते थे। आज हम जो है ये 10 पे पहुंच जाएंगे। आज की जो फिगर है उसके हिसाब से हमारा 10 पे पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे और सेकंड चीज़ आपको लेकिन हुकूमत तो ये कह रही कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की है, वैल्यू एडेड सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हम हेल्प कर रहे हैं, उससे तो हर साल 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में इजाफा हो गई। तो हुकूमत वैल्यू एडेड सेक्टर की तरफ से आंखें बंद करके बैठी हुई है। वैल्यू एडेड सेक्टर कहा जाता है मिडिल क्लास सेक्टर को,
और जो कि गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री में आता है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया समेत सबके पास, ठीक है। चंद जाइंट्स होते हैं जो कि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जाइंट्स बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये सारा एसएमईज़ में आते हैं। और पाकिस्तान का कराची के अंदर और पंजाब के अंदर और फैसलाबाद के अंदर ये टोटल गारमेंट सेक्टर बंद हो चुका है। इस टाइम आपको पता है कि आपकी जो फैसलाबाद है 30% आपका वैल्यू एडेड गारमेंट जो है ये सारे के सारा बंद हो चुका है, 30%। और एक एक यूनिट में 10-10 हज़ार आदमी काम कर रहा था इसके एनालिसिस करें जी हाँ, वैल्यू एडेड सेक्टर के हवाले से पूरे मुल्क में, जी हाँ, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें वैल्यू एडेड सेक्टर की, तो फैसलाबाद की परसेंटेज क्या है प्रोडक्शन के? टोटल पाकिस्तान की $8 बिलियन की एक्सपोर्ट है जिसमें वैल्यू एडेड की, ठीक है। कराची जो है वो समझ लें $6 बिलियन की एक्सपोर्ट में है, और $2 बिलियन, $3 बिलियन की, और 5 बिलियन यानी 5 और 6 इस तरह 50 यानी तकरीबन 50-50 60-40 का रेशो चलता है पंजाब के साथ, कराची का खाली, और फैसलाबाद के साथ स्पेशली 30% जो है फैसलाबाद ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। और उनका सारा जो क्राइसिस आएंगे वो अभी क्राइसिस पे अभी हम बात करते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, अब इसके बाद आप एक्सपोर्ट कम हो रही है, लेकिन आपको दूसरा नुकसान क्या होने वाला है? वो ये होने वाला है कि आपके पास $3 बिलियन की कॉटन आप प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 34% कॉटन आपकी कम आई है इस दफ़ा, ठीक है। इसका मकसद क्या हो गया कि $2 बिलियन की कॉटन रह गई आपके पास, $1 बिलियन की कॉटन आपके हाथ से चली गई। तो $1 बिलियन की तो आपको वैसे ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी कॉटन, 45 लाख बेल तो वैसे ही आपको बाहर से मंगानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्योंकि लास्ट ईयर हमारी 1,45,00,000 बेलों की कंजम्पशन थी, कंजम्पशन क्या होगी? सो $1 बिलियन की कॉटन सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, सिर्फ इंपोर्ट अभी होगी। $1 बिलियन की कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके पास अभी ये इस बात में कितनी सदाकत है कि हमने इंडिया से कोई 2 मिलियन बेल्स अभी आप 25 लाख बेलें जो हैं पाकिस्तान यानी सौदे कर चुका है। 2 मिलियन बेलें आ चुकी हैं और 25 की वो यानी 2.5 की कर चुका है, सौदा कर चुका है जी हाँ, इंडिया से 2 आ चुकी हैं। तो इसका मतलब अभी तो उसने करते करते हमने पहुंचना है, आप सोचे ना 1,45,00,000 बेल लास्ट ईयर हमने कंज्यूम की है, जिसमें हमारी प्रोडक्शन थी पाकिस्तान की 149.9 के करीब हमारी वो प्रोड्यूस थी। इस दफ़ा 97.2 पे जाके रुक जाएगी। अब आप सोचें 34% तो आपकी कॉटन कम हो गई। अब इसका जो आप सुने अभी जो नुकसान उठाया है वो किसने उठाया? ग्रोअर ने उठाया है। जब ग्रोअर के ऊपर नुकसान गया, अगली दफ़ा कौन उठाएगा? अवाम उठाएगी, क्योंकि ये ग्रोअर ने पैसा दिया लोगों को और बीज बोया और पौधे वगैरह सब करते चले गए। अब फाइनली अगली दफ़ा क्या होगा? अगली दफ़ा वो हायर ही नहीं करेंगे लेबर को, और जब लेबर हायर नहीं करेंगे तो आपके बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सिमिलरली ग्रोअर की जो बात की, जी इस हवाले से वरा साहब आपके इल्म में है कि हम बातें भी करते हैं कि जी जनूबी पंजाब में जहाँ कॉटन उगती थी अब वहाँ कोई और फसल उगाई जा रही है। क्या वहाँ के ग्रोअर को, वहाँ के किसान को ये समझाया नहीं गया, उनको फैसिलिटेट नहीं किया, उनको ये नहीं बताया गया कि ये फसल बहुत ज़्यादा अहम है, या उनको सही कीमत नहीं दी गई, उनको इनकरेज नहीं किया गया? देखिए मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में बड़ी इन्होंने वजाहत से बड़ी तफसील से बताया टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। तो अगर आप ग्रोअर की बात करें तो पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो ग्रोअर को तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। उसमें आप चावल की फसल पे चले जाएं, आप गन्ने की फसल पे चले जाएं, आप वीट पे चले जाएं, तो उसमें नुकसानात हुए हैं कि वीट की भी हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है और वो भी उनको वो सही जो उसकी कीमत है वो उनको किसान को नहीं मिल रही है। तो ये बिल्कुल ये एक बड़ा ही इस वक्त हमें ये चीज़ बड़ी सबसे पहले यही चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हमारा जो ग्रोअर है जो इतने वो लॉसेस कर चुके हैं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अब वो कौन सी फसल, क्या अवेयरनेस है? तो हुकूमत इस तरफ बहुत लैक कर रही है ग्रोअर को ये अवेयरनेस देने में, या ऐसी मार्केट इकॉनमी पैदा करने में नाकाम हो रही है कि ग्रोअर को अपना जो भी जायज़ नफ़ा कॉटन पे भी मिलना चाहिए, उसको वीट पे भी मिलना चाहिए, उसको राइस पे भी मिलना चाहिए। वो सारा साल मेहनत करते हैं। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये इस वक्त हुकूमत के लिए ये एक सामने एक चैलेंज है, और वो अपने और भी कई जिस तरह चैलेंजों में वो नाकाम साबित हो रहे हैं, तो इस चैलेंज में भी उनकी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। अभी जो टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से आपको भी पता है, इस हवाले से आपसे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू होती रही है। जब आप प्रेसिडेंट थे कराची चैम्बर के, तो आपके ही ऑफिस में बैठ के हम अक्सर ये बातें किया करते थे, आपके इल्म में होगा। तो हुकूमत ने जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी, बनाने के बाद ये जो मैं इस वक्त की बात करूँ, एक तो वो थी ना जो 2009 से लेकर 2014 तक की 5 साल की थी, और ओवरऑल पॉलिसी की बात करूँ, तो अब ये जो 2014 से लेकर 2019 तक की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 1 साल तो इसमें गुजर चुका है,
उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली नहीं, इससे तो हम शायद नेगेटिवली देख रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें अगर देखा जाए नेगेटिवली जा रही हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें तो हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस भी हो चुकी हैं। असल बात है कि अब हमें इसके रिजॉल्व कैसे करना है, हमें अब इस तरफ देखना चाहिए कि जो थिंक टैंक है, जो भी लोग हैं उस रेलिवेंट इंडस्ट्री से, उनको हुकूमत को साथ लेकर चलना चाहिए, उनकी तजावीज़ पर अमल करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये अभी मेन इनका जो इशू है ना, ये सब हम इश्यूज़ पर आ जाते हैं कि इशू क्या है, कि ये सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। मेन इशू है यूटिलिटीज़ की ओवर प्राइस। अपने रीजन में, पूरे रीजन के अंदर जो यूटिलिटीज़ की प्राइसेस हैं वो कम है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना भी है। तो मैं उस पर मलेशिया कॉटन में इतना नहीं है जी, नहीं इन टर्म्स ऑफ हाँ बहरहाल ठीक है वो। तो हमें सबसे पहले इसको रिजॉल्व करने के लिए एक तो ये काम कर रहे हैं हमने कि हमारी जो यूटिलिटी, देखें ये तो एक कुदरत ने एक मौका दे दिया पाकिस्तान को कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो गई हैं, तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अभी तक नहीं लाया गया। पिछले 1 साल से तकरीबन प्राइसेस कम है और यहाँ पर बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उस पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, और पूरी ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और जो दूसरी इंडस्ट्री भी है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एनर्जी की प्राइसेस आज भी ज़्यादा हैं। तो उस एनर्जी की प्राइस को नीचे लाया जाए, इन लोगों के जो एक्सपोर्ट के रिफंड्स रुके हुए हैं वो इनको रिफंड वापस दिए जाए, वो इनका कैपिटल है। उसी कैपिटल से लेकर ये जो भी अपनी मॉडर्नाइजेशन करेंगे, अपना अगर ये इंपोर्ट करना चाहते हैं कॉटन तो ये अपनी कॉटन इंपोर्ट करेंगे, और जो भी मज़ीद फैसिलिटीज़ इनको चाहिए अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो वो पैसा इनका रुका, वो पैसा हुकूमत क्यों नहीं देती। अच्छा, ये इस सवाल से आपका इल्म में भी होगा कि पिछले साल टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों ने ये कहा कि जी एक तो टैक्स रिफंड हमें नहीं दिए जा रहे, दूसरा है पे जो आप पॉलिसी बनाते हैं उसमें सब्सिडीज़ अनाउंस करते हैं, वो अनपेड सब्सिडीज़ हैं, वो अभी तक हमें पे ही नहीं की गई, तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी मैं यही मैं आपको बता रहा था। एक DLTL भी इनको ऑफ़र किया गया था कि अगर आप उसकी अपने एक्सपोर्ट का बढ़ाएंगे तो उसका 10% वो आपको उसका मिलेगा, कुछ उसकी कोई एक रेशियो बनाई गई थी, वो भी इनको अदा नहीं किया जा रहा। और ये एक चीज़ इन्होंने अभी की थी, वो जो यान पर अगर जो ड्यूटी इन्होंने लगा दी थी इंडिया से अगर इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी जो वैल्यू एडिड सेक्टर है उस पर उसका नेगेटिव असर पड़ा है कि जैसे अगर हमें इंपोर्ट एक चीज़ करनी पड़ रही है तो उसकी उनकी कॉस्ट वो बढ़ गई। अगर दिए जैसे इन्होंने अभी बताया, बिल्कुल ये सही है कह रहे हैं अयूब साहब कि और इनको जब इतनी कॉटन अगर इंपोर्ट करनी पड़ेगी या यान इंपोर्ट अगर इंडिया से आ रहा था, अगर सस्ते दामों पर आ रहा था, तो उस वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के लिए वो एक अच्छा एक रॉ मटेरियल था, तो वो उनकी फिर वो कॉस्ट वहाँ पर जाकर महंगी हो गई। तो हुकूमत को सबको मिला रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल जी, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ पर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन वो स्पिनिंग वालों का भी मुतालबा था। तो ये मिलकर बैठकर स्टेक होल्डर्स के साथ इनको भी बिठाया जाए, वैल्यू एडिशन जो है सेक्टर उनको भी साथ बिठाया जाए, और फिर जो भी इनकी रिकमेंडेशंस हैं उस पर हुकूमत अमल करे, जिसमें मैंने 3 चीज़ें तो आपको बता दी हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि ये इनका ये मुतालबा है और हमारा भी, हम इनके साथ शामिल हैं, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी। हम एप्टमा के जो भी इनके मुतालबात हैं बिल्कुल उसको हम सपोर्ट करते हैं कि यूटिलिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, एक तो अनइंटरप्टेड इनको सप्लाई दी जाए जो भी आप इनको दे रहे हैं, ताकि इनकी प्रोडक्शन बढ़े। अब ये आ रही है गैस भी, ये कुछ कर रहे हैं, जो कई चीज़ें ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको सहारा देना चाहिए कि उसमें हमारा मुल्क के लाखों ख़ानदानों का जो रोज़गार वाबस्ता है। असल चीज़ तो देखें जी वो है, हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम है कि अपने अवाम की जो हालात हैं, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बुलंद करना। तो लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद करने के लिए डेफिनेटली आपने उनको रोज़गार देना है, बाइज़्ज़त रोज़गार देना है। तो ये तो रोज़गार ख़त्म हो रहा है। आपने देखा फैसलाबाद में कल उन्होंने कितनी बड़ी स्ट्राइक की है मज़दूरों ने, कितनी वहाँ पर वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ये इनको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक तो क्रूड ऑयल ने इनको सपोर्ट किया हुआ है, तो फिर ये 70% कीमतें कम हुई हैं क्रूड की। तो वो आप अब इनको पीछे से अगर इंपोर्ट की इनकी कम, इनका जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, और एक और चीज़ जो पॉजिटिव जो साइन हुए हैं, तो उनको उसका जो असर, उसका जो है इम्पैक्ट है वो इनको देना चाहिए ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था, जो आपके रेमिटेंसेज आ रही हैं बाहर से, देखें वो भी बढ़ गई हैं, वो 19 या 20 बिलियन डॉलर पर जाने वाली हैं इस वक्त। तो ये वही हमारे अवाम है, ये वही लोग हैं जो बाहर बैठ के सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, फिर वहाँ से हमारे लिए वहाँ से पैसा भेजते हैं। जैसे आपने रेमिटेंसेस की बात की, तो इस माली साल के पहले 7 महीने में 11.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आए। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ना सिर्फ मर्चेंडाइज की एक्सपोर्ट, बल्कि अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट्स में भी हमें कमी देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ तिजारती खसारे की बात करूँ सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट में भी तकरीबन $1 अरब का
ट्रेड डेफिसिट मुझे नज़र आता है इस माली साल के पहले 7 महीने में। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट भी हमें कम नज़र आ रही हैं। टोटल एक्सपोर्ट को लेकर जब हम बात करते हैं तो उसमें जो बड़ा एक ज़ाहिर सेगमेंट होता है वो हमेशा टेक्सटाइल का ही होता है। कॉटन की प्रोडक्शन में कमी की वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री को, इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ की प्राइसेस हैं क्या वाकई वो हैम्पर करी, इसलिए कि हम 12 रुपये और 8 रुपये फ़ी यूनिट की बात करते हैं कि जी रीजनल कंट्रीज़ में बात करें तो वहाँ 8 रुपये और यहाँ पे 12 रुपये। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रिसेंटली कराची में ये अनाउंस किया था कि 3 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दी जाएगी और फिर उसके हवाले से मैंने जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा जी अभी की जो बिल आए हैं उसमें वाकई 3 रुपये कम हमसे चार्ज किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से है या नहीं है? देखें, जो कल की जो मेरी डिस्कशन है या जब आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मैंने टेलीफोन करके जो मालूमात की पंजाब में स्पेशली, वहाँ पर अभी उनको अपने बिल के लिए ये रिलीफ नहीं मिला। अब सो रिलीफ क्या मिला उनको कोर्ट में, सुने मेरी बात, कोर्ट में सुने मेरी बात सुने, इस प्रोग्राम में लोग कह के गए कल की मैं बता रहा हूँ, उसमें 3 रुपये कल की मेरी बात सुने अपनी ना, फैक्ट्री है लाहौर में, वो बिलों पे कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। कराची में तो होगा ही नहीं, उन्होंने जी इतलाक ही नहीं होगा, उन्होंने कहा जी कराची में तो इतलाक ही नहीं होगा जी उस 3 रुपये का। लेकिन मेरे प्रोग्राम में लोग कह के गए कि अभी मैं आपको जो आपको बिल आए उसमें देखिए मैं आपको बता दूं ना, कल की बात बता रहा हूँ आपको, जिन लोगों को उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की अभी वो कहते हैं कि अभी उनकी कैलकुलेशन में वो नहीं आ रहा कि 3 करोड़ रुपए में से 15 लाख रुपए का वो भी जाके कोर्ट में जाके उनको ऑर्डर लेकर आना है कि 15 लाख रुपए का। यार कमाल हो गया। आप ये सोचें कि आप पहले मेरा पॉइंट सुने, जो सरचार्ज आप 3.64 लगाते हैं, 3.64 सरचार्ज का मतलब पता है, यानी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उसकी जगह पे आप इंडस्ट्री से पैसे ले रहे हैं। सरचार्ज होता क्या है? सरचार्ज का मतलब यह है कि जो आप डिफ़ॉल्टर्स हैं 87% तो आप बिलिंग सिर्फ करते हैं, यानी 87% सिर्फ आप बिलिंग रिकवर करते हैं। इसका मतलब है 13% तो आप बिल भी नहीं रिकवर कर पा रहे। एक फिर चोरी जो हो रही है उन दोनों का इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री पे क्यों लगा रहे हैं आप? इंडस्ट्री तो चोरी कर ही नहीं रही, इंडस्ट्री तो 100% बिल दे रही है। तो 3.64 अगर वो ख़त्म कर दें सरचार्ज तो भाई 3 रुपये क्या वैल्यू है? आप बताएं। वो अभी भी इस दफ़ा सरचार्ज लग कर आया, इनसे पूछ लें इनकी फैक्ट्री में आज भी पिछले अभी जो बिल आया सरचार्ज लग कर आया है। अभी जी सही कह रहे हैं, सरचार्ज लग क्या रहा है? आप तो प्रेसिडेंट थे कराची चैम्बर के, उस वक्त ही आवाज़ उठा देते हैं। नहीं, ये तो अभी हुआ ना जी, तो अभी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर जनवरी के लिए किया था ना उन्होंने, हम 3 रुपये कम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए पर यूनिट। सरचार्ज की बात करो, सरचार्ज वो तो कई दफ़ा कह चुके हैं जी, सुनते नहीं है कराची। और अब ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। कराची के साथ तो वैसे ही सौतेली माँ का सलूक किया जाता है ना जी, यहाँ तो KESC वाले तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप बिलिंग देखें, डोमेस्टिक जो बिल आ रहे हैं उनकी भी आप नज़र डालें, वो उन लोगों पर देखें कि उनकी हालत पे भी देखें कि 21 रुपये यूनिट उनको पड़ रहा है, सारे सरचार्ज मिला के सब कुछ मिला के। कमर्शियल कोई 24, 25, 26 रुपये यूनिट उनको पड़ रहा है। अच्छा, जब ये ड्यूटी फ्री एक्सेस GSP+ की बात हो रही थी, फिर इसके अलावा प्रेफरेंशियल टैरिफ स्कीम के हवाले से हम अक्सर बातें करते हैं, इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी टेक्सटाइल सेक्टर? देखिए, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जब आएगा जब आप अपना गारमेंट सेक्टर खड़ा करेंगे जो कि मिडिल क्लास सेक्टर है। उस पर कोई तवज्जो नहीं। काज बटन का काम कभी भी अरबों रुपए लगाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करेगा। आप उससे ज़बरदस्ती कारोबार नहीं करा सकते। मेरी मर्जी है मैं जो कारोबार करूं। ये कॉटेज इंडस्ट्री में लोग करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री में जो देखें, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको आप अट्रैक्ट करें। कराची के अंदर पूरे कराची में गारमेंट फैक्ट्रियां थी, वो कौन चला रहा था? वो सब मिडिल क्लास लोग चलाते थे। आज वो सब बेचारे गायब हो गए, खत्म हो गए। पूरी इंडस्ट्री को आपने तबाह कर दिया, फैसलाबाद की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। देखिए, मैं एक आपको इसका सोल्यूशन एक छोटा सा बताता हूँ। किसने किया? मैं अभी बताता हूँ। नहीं, इसमें हाथ किसका है? पॉलिसीज मैं बताता हूँ, सुने, मैं बताता हूँ। अभी तक एक सेकंड, सॉल्यूशंस की मेरा एक पॉइंट आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। सॉरी, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ऐड कर दूँ पॉइंट। मेरी अगर सजेशन हो, मेरा तो दिल चाहता है यार मैं इन सबसे छीन छान के सीधा कर दूं। इतना आसान है, ये इतना आसान है। मैं बता रहा हूँ, बाइकआउट इतना आसान है। अब बताता हूँ मैं आपको। सिर्फ टेक्सटाइल मिनिस्टर ही भी आ नहीं है आपके पास। अभी 26 जनवरी तक जब मीटिंग हुई है सारे चैम्बर्स वगैरह की, सबकी एसोसिएशंस की इस्लामाबाद में, उसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री नहीं थी। सुने आप, अब मेरा पॉइंट ये कि टेक्सटाइल मिनिस्टर एक लगाएं आप और 1 विंडो ऑपरेशन करें। 1 विंडो ऑपरेशन का मतलब है मेरे एनर्जी के, मेरे लेबर के, मेरे तमाम मसाइल जो है ना
उसके थ्रू चलने चाहिए। ठीक है, इसका मकसद क्या है? सोल्यूशन जब आपको आएगा, जब आप वन विंडो ऑपरेशन के साथ सारा काम करेंगे, और फिर पॉलिसीज जो बनाएंगे, आप सुने, पॉलिसीज जो बनाएंगे वो आप बनाएंगे दो तरह की। एक तो बनाएंगे बीच की पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदर सीड की, जो कि ग्रोअर से जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है, वो भी मिडिल क्लास और सारे लोग हैं, किसान जो काम कर रहे हैं, दूसरे जिनसे लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें। दूसरे बनाएंगे आप गारमेंट सेक्टर के लिए पॉलिसी। विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में जो इतनी ज़्यादा हम कमी देख रहे हैं, इसकी वजूहात के हवाले से बात करें। ब्रेक का वक्त हुआ, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले माली साल में हमारा टोटल एक्सपोर्ट का टारगेट 27 अरब डॉलर था, जो हम अचीव नहीं कर पाए। 24.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की टोटल एक्सपोर्ट्स हुई थी। इस माली साल में भी टारगेट तो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि क्या हम 24 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं। इस माली साल के पहले 7 महीने की फिगर्स तो कुछ और ही बता रही हैं। अगर पूरे पहले 7 महीने के अंदर सिर्फ 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है, तो अगले 5 महीने की जो फिगर्स हैं वो किस हद तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को सपोर्ट देंगी। और साहब, पॉलिसीज़ का फुकदान, पॉलिसीज़ बनती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से वावेला तो बड़ा कि जी हमने ये सब्सिडी देनी है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट हाउसेस बनाने हैं, आप लोग फिक्र नहीं करें, टैक्स रिफंड्स बस यूँ 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में आपके पास आ जाएंगे। होता कुछ नहीं है। देखिए जी, ये जो टेक्सटाइल के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इत्तेफाक हुआ था हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फ़ॉरेन उनके टूर में साथ जाने का। तो वहाँ पर जो टेक्सटाइल के जो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं वो भी उस सफ़र में हमारे साथ थे, और वो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने सारी चीज़ें अपनी बताई कि ये चीज़ें हैं और ये इस तरह रिजॉल्व हो जाएगा। ये आज से कोई 5-6 महीने पहले की बात है, ये मैं आपके से बात कर रहा हूँ सितंबर की। तो वो मेरे इल्म में है। आप तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्हीं बातों पर अगर अमल कर लिया जाता, आज वो सितंबर और उसको आज बात को 5 महीने हो गए हैं, तो उन बातों पर उनको बुलाया भी गया, उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई उसमें आज तक 6 घंटे मीटिंग भी हुई। जी 6 घंटे उसके बाद यहाँ से डेलीगेशन, जी हाँ, डेलीगेशन भी गया, इस्लामाबाद सारे जाके बैठे। तो मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि क्या हुआ, वो जो सारी चीज़ें वो बताएंगी तो उसमें क्या अमल दरामद हुआ। जब इतने हाई लेवल पर आप जाकर बात करते हैं और पूरी एक इंडस्ट्री आपके साथ बैठती है और बिल्कुल बिल्कुल सही फोकस करके उन्हीं इश्यूज़ पर बात हो रही होती है, फिर उसकी रिकमेंडेशन पर आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारी बातें हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ वो जो हुकूमत की जो एक होना चाहिए कि जी हाँ, कि हम रिजॉल्व करना चाहते हैं इश्यूज़ को, तो वो बात हमें नज़र नहीं आ रही है। चाहे वो टेक्सटाइल के हवाले से हों, चाहे वो हुकूमत की FBR की टैक्सेशन पॉलिसीज़ के हवाले से हों, या कोई भी आप अगर देख लें, जो भी इनके जो सारी पॉलिसीज़ हैं, उसी की वजह से इंटरनेशनल रिसेशन तो है ही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर फिर इतनी ज़्यादा जो डोमेस्टिक बोरिंग की जा रही हैं, कर्जा ले लेकर आप अपना सारे वो रिज़र्व बढ़ा रहे हैं कि जी हमारे पास ये बड़ा हमने रिकॉर्ड कर लिया 20 बिलियन डॉलर प्लस हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे आपने कर्जे लिए हैं, IMF से लोन लिए हैं। 20,000 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तानी कौम के ऊपर कर्ज है। तो उसी के ऊपर ये तो मैंने बता रहा हूँ, अगर खुदा अल्लाह ना, अगर ये आपको क्रूड ऑयल का अगर आपको ना को सहारा मिलता तो आज हमारे क्या हालात होते। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं और बड़े लेवल पर। ये एक टेक्सटाइल तो है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और बड़े लेवल पूरे मुल्क का आप सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं अपने मुल्क को लेकर। आपने पूरे बैंक्स में इस वक्त 97% उनकी जो सारी अपनी जो वो इन्वेस्टमेंट है जो पार्क कर रहे हैं, वो 85%। मेरे ख्याल में मुझे कोई साफ बता थे कि 97% जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट अब 85% है। 80% हुकूमत को गवर्नमेंट में जा रही है। तो आप बताएं, तो इसका मतलब वो प्राइवेट सेक्टर में तो वो आ ही नहीं रहा पैसा, ना वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसकी क्या रीज़न है कि हुकूमत उनको कहती है कि जी आप सारा पैसा हमें दें। तो ये सारी चीज़ें, असल चीज़ें तो ये गौर करने वाली हुकूमत के लिए, और ये हम कह कर थक गए हैं और वो कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ कराची में सबसे बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी है कराची जो हमारा कराची चैम्बर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। वज़ीर ख़जाना इतनी तकलीफ़ नहीं करते कि यहाँ आ जाएं, एक थोड़ा सा बड़ी सपोर्ट मिलती है जब आप आमने सामने बैठकर बात करते हैं। तो पिछले 1.5-2 साल से वो कराची तशरीफ़ नहीं लाए। तो ये सारी चीज़ें बैठना चाहिए, सारी चीज़ों पर बैठ के
बात करके अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप बात कीजिए हाँ जी हो जाएगा, और आप ओपन माइंड करके आए। ये नहीं कि जो मैंने सोचा हुआ है बस वही सारी चीज़ें होनी, आप सुने, बिल्कुल ओपन माइंडेड आएँ और बात सुने और फिर उसके ऊपर अपना अमल करें। बिल्कुल, एक्चुअली हम आपने जैसे कहा ना कि सिर्फ 5 महीने हुए हैं और सिर्फ 5 महीने में किसी किस्म का कोई हम जो लाहे अमल है वो नहीं देख रहे। मैं कहूँगा कि सिर्फ 10 साल पहले, 5 महीने पहले नहीं, सिर्फ 10 साल पहले हम ये बातें करते थे कि रशिया में लोगों की जो एनुअल परचेजिंग पावर है वो तकरीबन 700 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की है, और जो टेक्सटाइल की उनकी इंपोर्ट होती है तकरीबन 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हो रही है। 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सिर्फ टेक्सटाइल की इंपोर्ट। हम 10 साल पहले बात करते थे कि तुर्की से तकरीबन 70% जो भी इंपोर्ट करता है रशिया वो तुर्की से इंपोर्ट होकर आती हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बाकी 30% दूसरे ममालिक से आती हैं। हमने वो मार्केट्स ही नहीं देखी, मार्केट्स एक्सप्लोर ही नहीं की, अपने मैन्युफैक्चरर्स को सहारा ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया में वो मेक इन इंडिया का नारा लगा के इस वक्त तो कह रहे हैं कि जी टोटल जो प्लेजेस हुए 222 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के मेक इन इंडिया का जो उनका कैंपेन है उसमें प्लेजेस हुए हैं। अगर इसमें 50% भी मटीरियलाइज हो जाते हैं तो तकरीबन 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की तो इन्वेस्टमेंट होगी। हम इस तरह की कोई पॉलिसी ना बना रहे, ना विजन है। देखिए, हमारे पॉलिसी इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ आज तक यही नहीं देख रहे कि इंडिया ने जब 2001 के अंदर इंडिया की जो कॉटन थी वो 1 करोड़ 58 लाख बेलें थी और हमारे पास 1 करोड़ 6 लाख बेलें थी। आज इंडिया की 4 करोड़ बेलें हैं और हमारी 40 मिलियन बेल्स। 4 करोड़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो फिगर आपके पास आती है 3.84 ये 170 kg पर बेल की होती है और हमारी जो बेल है वो जो फिगर आपके पास आ रही है वो 160 kg की होती है। ठीक है, 9.6 मिलियन बेल्स। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये वजन क्या है। मैं कह रहा हूँ वो 170 kg पर बेल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं 160 kg पे उनको ले जाऊँ तो 4 करोड़ बेलें उनकी हैं क्योंकि हमारी 160 kg की बेल है। अब सुने, इसका मकसद मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसका ग्रोथ रेट 143% है हमसे और उसकी 3 करोड़ बेलों की कंजम्पशन है अपनी। अब पहले वो 1 करोड़ 2001 में 1 करोड़ बेल कंजम्पशन थी उसकी, आज वो 3 करोड़ बेल कंज्यूम कर रहा है और अगले 2019 तक उसने कहा 4 करोड़ बेलें कंज्यूम करूंगा मैं। ये हुआ कैसे? 2001 से उसकी कॉटन बढ़ी कैसे? क्योंकि उसने बीटी कॉटन इस्तेमाल करना शुरू की और मॉन्सेंटो कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी उससे उसने कोलैबोरेशन की अंडर। एक सेकंड सुने जो आप कह रहे हैं बीटी कॉटन के हवाले से जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ लोग कहते हैं हम इसको सपोर्ट नहीं करते। जब मैं कहता हूँ भाई क्यों सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि जी हमारी ज़मीन एक दफ़ा हम बीटी कॉटन उगाएंगे उसके बाद उस ज़मीन में इतनी सख्त नहीं होगी और फिर हम डिपेंडेंट रहेंगे। मैं इसका आप जवाब देता हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में ये स्टार्ट किया था और 95% बीटी कॉटन इस्तेमाल करता है अभी भी वो। 88% को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं सुने, कुछ नहीं 88%। सुने मेरी बात तो मैं ये बात मैं बताता हूँ। 88% जो है 88% जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। 88% मॉन्सेंटो का बीज 104 सीड कंपनी अब उसकी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में एक सीड कंपनी नहीं है। जब आप डेथ बेड पे होते हैं जो आपको इंजेक्शन चाहिए होता है वो इंजेक्शन दें अब आप, क्योंकि अगर आपने ये सारी बातें जो लोग मैं सब सुनता आ रहा हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं ये सारी बातें बात में वजन है। सुने इसमें आज आपको बात में वजन है। इसके खिलाफ जो एंटी आर्गूमेंट ये आता है बीटी कॉटन के, जी वो हमें सीट फिर हमेशा हम उनके मोहताज हो जाएंगे। मोहताज हैं हम, वो मोहताज हो जाएंगे। हर चीज में मोहताज हैं। कल वो हमें हमारा वो जो है जी वो एक जिस तरह कहा जाता है कि सिक्योरिटी रिस्क का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो ये एग्रीकल्चरल रिस्क हो जाएगा कि कल हमें वहां से मैं एक एंटी आर्गूमेंट की बात, एंटी आर्गूमेंट यही है इनका, ये कहना एंटी आर्गूमेंट ये सही कह रहे हैं, यही एंटी आर्गूमेंट है। मैं अपना सुपर आर्गुमेंट इस पे डिस्कस करनी चाहिए ये या इस पे सुपर आर्गुमेंट पे बात करें और लोगों को समझाएं। देखें ये क्या वजह है। ये देखिए मैं यही इसका ही आर्गुमेंट में अगेंस्ट बोल रहा हूँ ना, उसके मुझे भी पता है ये आर्गुमेंट है। 2010 के अंदर MOU साइन हुआ था पाकिस्तान गवर्नमेंट का, आज तक वो MOU वहीं पड़ा हुआ है मॉन्सेंटो के साथ। 2008 में साइन हुआ वो वहीं पड़ा हुआ है। 2010 साइन ही इसलिए होते हैं बस सुने। अब मेरा कहने मतलब है आपके पास अगर बीज नहीं है, पता है आपको ये मार क्यों पड़ी है? आपको सबसे बड़ी पंजाब में मार पड़ी है। 45 लाख बेल पंजाब की कम हुई है, सिंध की सिर्फ मतलब 2 लाख बेलें कम हुई, 1 करोड़ 1,60,000 बेलें कम हुई हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा बीटी ये यूज़ हो रहा था। स्मगल्ड ये बीज था आपका, स्मगल्ड बीज को आप रीयूज़ करते करते उसकी ख़त्म हो गई स्ट्रेंथ।
अब आप जब तक बीच देखें, मैं आज से 3 महीने पहले आपके किसी प्रोग्राम में आया था और मैंने उस टाइम बोला था, जब पूरे पाकिस्तान में इस पर किसी में बात भी नहीं की थी। खुदा की कसम आज बड़े बड़े लोग टेलीविज़न दूसरे चैनलों पे वही अब मॉन्सेंटो और बीज और सीड और बीटी कॉटन के ऊपर बात कर रहे हैं। उस टाइम क्यों नहीं कर रहे थे? मैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। मेरी तो इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है बीज से। बीज बोऊंगा और इसमें कितने बॉल निकलेंगे, कितनी यील्ड होगी, इसमें पेस्टिसाइड कितना चाहिए, उस कॉटन देखे टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट होती है बीज से। बिल्कुल। आप उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में क्यों दे रहे हैं? वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का हिस्सा है। आप उधर से लेके चलें। और मैंने क्या कहा, मेरा दिल चाहता है छीन लूँ इनसे। इसका मकसद क्या? आसान बात है, इतना आसान है कि इसको प्रैक्टिकल करना है। नॉलेज की जरूरत नहीं है बाइकॉट में, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। और ये सजेशन दे देंगे, आप दे देंगे, ये दे देंगे सब जो सुन रहे हैं प्रोग्राम 5 महीने पुराने, और ये सजेशन दे के सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसका मतलब है कि आपकी नज़रें इस तरफ हैं ही नहीं। आपकी नज़रें, जो आपने कहा बैंकों से पैसे लेके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगानी हैं, अगर बैंकों से पैसे हमारे पास आएंगे, इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ें सुनी जाएंगी। बात करें ना, मैंने यही आपको बात की से मैं कुछ लोगों से कह रहा था, मैंने कहा यार देखिए, माइक्रो जो प्राइवेट पॉलिसी सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक है, अगर उसको मैं एनालाइज करता हूँ इस माली साल के पहले 6 महीने में, तो माली साल के पहले 6 महीने में बैंक्स की तरफ से जो कर्जा दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को, वो तकरीबन 212 बिलियन रुपीज़ है। और पिछले माली साल, पूरे माली साल में 208 अरब रुपए था। इसका मतलब तो है कि इस माली साल में काफ़ी ज़्यादा कर्जा दिया गया है। तो लोगों ने कहा कि सर, आपको पता है कि जो भी कर्जा दिया गया है, ये वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए तो बैंक्स रेडी ही नहीं है। मशीनरी के लिए नहीं दे रहे हैं, वो मशीनरी वगैरह के लिए। बहरहाल मैंने कहा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उनको हमें पहले ठीक करना चाहिए, उसी में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। हम किसी और तरफ चल पड़े कि जी हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा देने हैं, हमने जी ये कर देना है जी, इस तरफ नहीं आ रहे कि हमने अपनी इंडस्ट्री को कैसे आगे लेकर जाना है, इंडस्ट्री को कैसी मजबूत बुनियादों में खड़ा करना है। कोई भी हो आप देख लें, और स्टील मिल का आप हशर देख लें, आप PIA का हशर देख लें, ये सारी चीज़ें इसी तरह बर्बाद हो रही हैं कि पॉलिसीज़ का फिकदान है। इनकी हुकूमत की जो सोच है ये किसी और तरफ है, जो हम भी समझने से कासर हैं कि इनकी सोच किस तरफ है। कि जिस आप इंडस्ट्री, हमें यही कहना पड़ेगा, हम तो कह कर थक गए नहीं, पहले बहुत कहा हमने, लेकिन अब यही कहेंगे जब हमें ही समझ में नहीं आ रही कि इनकी पॉलिसीज़ क्या है, कि आप हर तरफ देखें तो यही पॉलिसीज़ का फिकदान है। हर तरफ आपको कोई, कहाँ पर आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है? मैंने जैसे अभी स्टील मिल का जिक्र किया, PIA है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और सारी दूसरी और कई इंडस्ट्रीज़ हैं, एनर्जी सेक्टर है। तो ये असल चीज़ें तो ये हैं आपके मुल्क की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, आवाम के लिए बेहतर रोज़गार मुहैया करने के लिए। और ये इनकी तवज्जो, ये सारी हर चीज़ को पॉलिटिसाइज़ कर देते हैं, पॉलिटिकल एंगल से हर चीज़ को देखते हैं। जहाँ इनके अपने वो मफादात आते हैं, उन मफादात को ये आगे ले आते हैं। तो ये सारा काम हम देख रहे हैं कि चल रहा है। हम बिज़नेस कम्युनिटी बहुत खुश थी कि ये हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुस्तरब है। वो देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी इस मौजूदा हुकूमत से, वो एक्सपेक्टेशन के मायार पर ये पूरा नहीं उतरे हैं जी। ये हुकूमत, 2 चीज़ें तो बड़ी पॉजिटिव हुई हैं हमारी इकॉनमी के लिए। एक तो ये कि जो तरसीलात आ रही हैं, रेमिटेंसेस आ रही हैं, वो इस माली साल के आखिर तक पॉसिबिलिटी है कि कोई 19 से 20 अरब डॉलर। हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं है जी। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। दोनों में नहीं है, दोनों में हुकूमत का कमाल नहीं है। क्रूड ऑयल की और दूसरा क्रूड ऑयल में जी पिछले माली साल में जो हमारा टोटल इंपोर्ट बिल था ऑयल का, वो 12.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। इस माली साल में मैं समझूंगा अगर 7-8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स होता है तो तकरीबन 50% कमी होगी। वैसे तो एक ब्लेसिंग है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे मुल्क के लिए। उसमें हम शुक्र, अल्लाह का शुक्र, पॉलिसी का कोई कमाल नहीं है। एक मेरा पॉइंट इसमें ऐड करें, जो आप रेमिटेंस की बात करते हैं, ये रेमिटेंस आप समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वहाँ कमाने लगे, जो आने लगे? मेरा पॉइंट है आपसे, कभी आपने इस पर गौर किया है कि रेमिटेंस बढ़ क्यों रहा है? क्या पाकिस्तानी कमाना शुरू हो गया? क्या तनख्वाहें बढ़ गई हैं उधर? कुछ नहीं है ऐसा। अभी आप सुन लें, ये ब्लैक मनी घूम घूम के आपके रेमिटेंस आ रही है, आप समझ ही नहीं रहे हैं। ये सारा जो खेप का काम चलता है, सुने, ये ब्लैक मनी का चलता है। दूसरा एक और, दुबई से जब भी दुबई, मेरा सवाल सुनिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ब्लैक मनी भी है, फॉर एग्जाम्पल वो एक अलग आ रहा है, उसके बावजूद अगर ये थ्रू ऑफिशियल चैनल आ रहा है तो इससे मेरे मुल्क को फायदा है। अब सुने, मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ। जब दुबई की प्रॉपर्टी नीचे आती है तो रेमिटेंस धड़ाधड़ आना शुरू हो जाता है। बस
अब आप इसको अब करते जाइएगा 6-6 महीने 8-8 महीने के अंदर आप इसको देखते जाएं, आपको नज़र आना शुरू होगा कि बैलेंस किस तरह चल रहा है। देखिए हमें ये पता है कि ये एक एंगल भी है, लेकिन इसमें अमेरिका से भी बढ़ी है रेमिटेंसेज, दूसरे मुल्कों से, यूके से भी, जापान से भी बढ़ी है रेमिटेंसेज। लेकिन वो रेमिटेंस बढ़ाने वाला कौन है? हाँ नहीं, हमारे उसमें मनी चेंजर है, बिल्कुल ये एक एंगल है, ये बिल्कुल एंगल है, ये सही फरमा रहे हैं। मैं पिछले माली साल को भी देख लीजिए, पिछले माली साल में अगर मैं देखूँ तो पिछले माली साल में जो रेमिटेंसेज आई थी ना, अगर टोटल 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थी तो 18.5 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर सिर्फ जीसीसी कंट्री से आए थे, 5.5 अरब डॉलर सिर्फ एक मुल्क से, सऊदी अरेबिया से आए थे। तो पाकिस्तानी जो कमा रहे हैं वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, इससे हो तो रहा है फ़ायदा, लेकिन हमारा जो बेसिकली कंसर्न है वो है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा क्यों नहीं हो रहा, हमारी एक्सपोर्ट में। हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कंसर्न कि हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, तो वो क्यों नहीं चल रही है। एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जगह हमारे यहाँ अभी कितना PIA के ऊपर शोर हुआ, 17,000 एम्प्लॉई हैं, सब लोगों को कितना दर्द था एम्प्लॉई का। भाई 1.5 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, आप बीच से लेकर चलें और एंड तक आप 1.5 करोड़ आदमी इसमें एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के। अब सुने आपको ये, और ये सारा प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ अपने कंधों पर। भाई आप हमारी टेक्सटाइल मिलों के अंदर 1,000 2,000 आदमी रहता है उनकी बाकायदा नहीं, उनकी कॉलोनियां बनाई हुई हैं, उनका पानी फ्री है, उनकी बिजली फ्री है, उनको आग, अगर फर्ज किया इस साल अगर हम नहीं कमा सके, अगले साल ये बेचारे सारे घरों को चले जाएंगे। तो अभी इनके सारे अखराजात जो है वो इंडस्ट्री उठाती है। सारे पाकिस्तान की टेक्सटाइल स्पिनिंग इंडस्ट्री बगैर कॉलोनी के चल ही नहीं सकती है 3 शिफ्ट। इसका मतलब क्या, उनका रहना सहना खाना पीना सब्सिडाइज है, वो अपनी फैमिलीज को भी फैमिलीज भी रखे हुए हैं हमने। मजे की बात बता रहा हूँ, और एक बच्चा जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, जिसके 4 बच्चे हैं वो 60,000 रुपये घर भेज रहा है। आप अभी ये सोचें, वो जब घर भेजता है वो पैसे कहाँ से भेज रहा है? पाकिस्तान, आप PIA पे रो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे रो, क्योंकि बंदे बेरोजगार हो रहे हैं और इसकी तबाही फिर जाएगी। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पर। अच्छा एक और, क्या लोगों ने दुनिया में कपड़े पहनना बंद कर दिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रुक गई है? नो। 12 से 15% जो है किसकी बढ़ी है हमारी बजाय, अब इंडिया की बढ़ गई है, बांग्लादेश की बढ़ गई एक्सपोर्ट, वियतनाम पे बात कर रहा हूँ, वियतनाम पे जो बात की अगली दफा वियतनाम आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। ये बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है वियतनाम के हवाले से कि वियतनाम को 2 चीजों का फायदा हो रहा है। वियतनाम क्लीन बोल्ड करेगा, आपको मैं ये कह रहा हूँ। वियतनाम में चाइना बेतहाशा सरमायाकारी कर रहा है वियतनाम में। दूसरा, वियतनाम की जो स्पिनिंग है, जो कॉटन यार्न की प्रोडक्शन है, वो तकरीबन अगर पिछले हम 3 साल की बात करें, 4 साल की बात करें, तो उसमें 3-4 गुना बढ़ी है। वियतनाम इस वक्त सिर्फ यार्न के हवाले से नहीं बल्कि क्लोथिंग के हवाले से चाइनीज की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो वियतनाम शिफ्ट हो गई है, क्योंकि उनका $0.5 पर आवर का लेबर है, सुने हैं, और चाइना का बढ़ चुका है। अब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट कर दी है और धड़ाधड़ हो रही है। अभी सुने, इन्होंने $80 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना, है। अब आपको पता है $200 बिलियन की तो आपको यूरोप की डिमांड है टेक्सटाइल की, और $400 बिलियन की पूरी दुनिया की डिमांड, ठीक है। अब सुने, उसमें से 80 बिलियन तो यूरोप को दे रहा था ये, अब ये शिफ्ट हो रहा है वियतनाम, उसकी वजह से 10% बांग्लादेश ने रिबेट देना शुरू कर दिया अपने सारे इंडस्ट्री गारमेंट मैन्युफैक्चरर को। अच्छा, इसी पे देखिए, आपने कहा ना कि जैसे बांग्लादेश ने रिबेट देना शुरू कर दिया, आपके इल्म होगा कि जब GSP+ की फैसिलिटी हमें मिली और जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो इंडिया ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडस्ट्री बचा रहे हैं, बिल्कुल देखिए अपनी एम्प्लॉयमेंट को बचा रहा है। बांग्लादेश के 10% रिबेट देके गारमेंट सेक्टर को, वैल्यू एडेड सेक्टर को, जिसकी के $21 बिलियन की एक्सपोर्ट है। हमारी टोटल $8 बिलियन की वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है। बांग्लादेश जी अब 21 से 25 पे जा चुका है, अब 21 पे वो 25 पे चला गया, ठीक है। अब सुने, इस दफा अभी उसने 6 महीने में नहीं, $27 बिलियन अमेरिकन की 6 महीने में $16 बिलियन की है, 6 महीने की $16 बिलियन की है अभी उसने। तो फिर तो 32 बिलियन, अब 32 पे पहुंच जाएगा वो। अब मेरा ये, मैं पिछला फिगर आपको बता, मेरा पॉइंट बताने का ये है कि वियतनाम आप सबको क्लीन बोल्ड करने जा रहा है, क्योंकि पीछे चाइना मौजूद है और अमेरिका बायर मौजूद है। और आपकी जब आप गैप दे देते हैं ना किसी को, कि आपने बिजनेस का गैप दे दिया, अब बायर जो है ना उस तरफ चला जाएगा, और वहाँ जो एनवायरनमेंट है वियतनाम का, वो इतना जबरदस्त एनवायरनमेंट है कि कौन दुनिया का आदमी वहाँ जाके वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदेगा। मुझे बताएं कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप
जिसमें ये 12 ममालिक थे। फिर इसके मुकाबले में चाइना ने भी अपना एक ग्रुप बनाया कि जी ये तकरीबन 3.4 बिलियन की पॉपुलेशन को कैटर करेगा। ये जो TPP बना है, इससे डायरेक्ट फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है वो तो वियतनाम को और मलेशिया को ही पहुँच रहा है। वो वियतनाम के लिए कर रहा है, तो वियतनाम के बैक पे चाइना है, तो चाइना अपने लिए कर रहा है। ये समझ लें आप, चाइना की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, और वो अपने वहाँ से इंडस्ट्री जितनी भी जिसमें लेबर ज़्यादा लगती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, वो वहाँ भेज रहा है और वियतनाम को खड़ा करता जा रहा है। और वहाँ एक और बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में और वियतनाम में सबसे बड़ा फ़र्क क्या आएगा हमेशा कॉम्पिटिशन में, उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो इंडस्ट्री का है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। हम 25,000 स्पिंडल लगाते हैं, वो 2.5 लाख लगाते हैं, 2.5 लाख स्पिंडल लगाते हैं। अब आप बताएं, हम उसको कम्पीट ही नहीं कर सकते। और ये हमारे समझ लें मतलब बदकिस्मती से हमारे जो मतलब कंपनी के ओनर्स हैं, उन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि भाई साइज़ जो है ना बहुत मैटर करता है। और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ कराची में आपकी फैक्ट्रीज हैं, लाहौर में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे क्या, अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, सोचते नहीं कि यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाएंगे तो हमें फ़वाइद हासिल होंगे? नहीं, तो पहले ही जो चला रहे उसी पे उनके इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो कैसे उसको एक्सपेंशन करेंगे ना। 20 साल पहले 20,000 स्पिंडल थे, वो आज भी 20,000 है ना। मैं तो क्यों नहीं 20 साल में 2 लाख किए? 2 लाख क्यों नहीं हुए? असल बात तो यही है ना, जब वो एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं वही अंडर कैपेसिटी अगर चल रही होगी तो और एक्सपेंशन कैसे करेंगे? अब कैसे कर सकते हैं? अब तो खत्म हो गया ना काम, अब खत्म हो गया काम, स्पिनिंग इंडस्ट्री का आपका काम खत्म हो जाएगा आगे जाके। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सीरियसली नहीं लिया, ये लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा सिचुएशन आने वाली है अगले सालों में। ये 1.5 लाख मजदूर जब बेरोजगार होगा, ये ही क्राइम करते हैं। आप अगर देख लिए कि अगर आप अपने बंदों को अगर आप नौकरी नहीं देंगे, चोरियां शुरू हो जाएंगी। लास्ट कमेंट आपसे, वेयर डू यू सी पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर इन द डेज टू कम, वेरी क्विकली? नहीं जी, हमें कोई, मैंने बताया ना, हम मायूस हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया, इस हुकूमत से हमने सारे बहुत ज़्यादा डायलॉग हो चुके हैं, पिछले साल 1.5 साल से सारे डायलॉग जारी हैं, लेकिन अभी तक जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो फिर हमारी मायूसी का इजहार हम कर रहे हैं इसके ऊपर। मोहम्मद अयूब खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। इफ्तिखार वरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक ले इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।